सोचें, एक कमरा है, मेज पर खुली हुई मेडिकल की किताबें हैं, दीवार पर एक सफ़ेद कोट लटका हुआ है और एक लड़की जो कल तक डॉक्टर बनने के ख्वाब देख रही थी मगर आज वो खामोश बैठी है। इसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, वो देखती है और फ़ौरन स्क्रीन बंद कर देती है। चेहरे पर खौफ, आंखों में उलझन, जैसे वो किसी एक दबाव में है जिसे वो बयान नहीं कर सकती। क्लास में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन लेक्चर चल रहा है, लोग हंस रहे हैं, मगर इसके लिए हर लफ्ज़, हर लम्हा एक बोझ बन चुका है। वो बोल सकती है मगर बोलती नहीं, वो लड़ सकती है मगर अकेली है। और फिर एक दिन वही कमरा, वही किताबें, मगर कहानी बदल चुकी है। ये सिर्फ एक तस्वुर नहीं, ये एक हकीकत है, फहमीदा लगारी की हकीकत। आज हम इसकी कहानी को सुनेंगे नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक ख्वाब इस मुकाम तक कैसे पहुंचा। ये पॉडकास्ट एक नहायत हसास और संजीदा मौजू पर मबनी है, जिसमें हम मीरपुर ख़ास की मेडिकल स्टूडेंट फहमीदा लागारी के केस का नफ्सियाती और कानूनी जायज़ा लेंगे। ह्यूमन क्राइम कोर्ट के एक अहम सेशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम एक ऐसे नौजवान ज़िंदगी की बात कर रहे हैं जो अभी कलियां बनकर खिलने ही वाली थी कि मुरझा गई। वालिदैन और बहन ने एहतजाज किया और इंकिशाफ किया कि फहमीदा लागारी बहुत सख्त जहनी दबाव में थी। प्रिंसिपल, जिन पर इल्ज़ाम है कि बावजूद उनके कोई एक्शन नहीं लिया गया, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में भी वाक़े को सख्त नोटिस लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। ये कोई तस्वुर नहीं, ये मीरपुर खास की एक मेडिकल तालिबा फहमीदा लगारी का केस है, जहां मुबैना तौर पर हिरासा, जहनी दबाव और एक खामोश जंग ने एक ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। यह है ह्यूमन क्राइम कोर्ट, जहां हम सिर्फ क्राइम की खबरें नहीं सुनाते बल्कि इनके पीछे छुपे नफ्सियाती, समाजी और रवैयों के कोड को डी कोड करते हैं, जो यहाँ कोई भी नहीं करता। आपको यहाँ हर जगह खबरें मिल जाएंगी। ये खबरें बहुत चल रही हैं, बेचारी बच्ची का सुसाइड केस हो गया, घर वाले परेशान थे, सब लोग कहने के थे मगर कोई उसको सुन नहीं रहा था। मगर ये जो किस्से, ये जो वाकयात हो रहे होते हैं, उनसे किस तरह बचा जाए, उनको किस तरह से समझा जाए, उससे पहले की तदाबीर, ट्रिगर्स और सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राशिद मिन्हास, जो कि माहिर हैं नफ्सियात में, साइकोलॉजी में, ह्यूमन बिहेवियर में और क्रिमिनोलॉजी में। अब ये केस उस नहज पे पहुंच गया है कि इसमें सुसाइड से निकल के दूसरी तरफ भी इसके इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो वो भी सारी चीज़ें देखेंगे। मगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस केस की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, ये हुआ क्यों और इस पर क्या रद्द अमल होगा लोगों का, या क्या होना चाहिए, वो हमें बताएंगे राशिद साहब। जी राशिद साहब, इस केस को इन डेप्थ समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा जो फहमीदा है उसकी जहनी कैफियत उस वक्त क्या चल रही थी। शुरू से लेकर एंड तक इसको हम मुआयना करेंगे कि एक विक्टिम की जब उसको शुरू में हरास करना शुरू किया जाता है तो उस वक्त उसकी जहनी कैफियत क्या होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो कैसे बिगड़ती जाती है। सिमिलरली जो एक हरासर है वो शुरू में कैसे हरास करना शुरू करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका अपने विक्टिम के ऊपर जो पावर है वो कैसे बढ़ती जाती है। सबसे पहली जो इसकी स्टेज होती है वो ये होती है कि जो कि अथॉरिटी फिगर है ना, उसका डर होता है। तो स्टूडेंट के ज़हन में ये डर होता है कि ये जो टीचर है ये मेरे मार्क्स को कंट्रोल कर रहा है और इसीलिए कि ये मेरा फ्यूचर भी कंट्रोल करेगा। तो हमेशा कॉन्स्टेंटली जो कि जहनी कैफियत ये होती है कि अगर मैं बोलूँगी तो क्या मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, मेरे वालिदैन क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। तो इसी फियर ऑफ अथॉरिटी की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर फीमेल स्टूडेंट्स वो खामोश रहती हैं। एट द सेम टाइम जो कि हरासर है, जो टीचर है, उसके जहन में क्या चल रहा होता है, उसके जहन में एक सेंस ऑफ कंट्रोल होती है, यानी कि मेरी तो अथॉरिटी है तो ये मेरे खिलाफ कभी भी बात नहीं करेंगे, अगर बात करने की कोशिश करेंगे तो मैं फेल कर दूंगा, मार्क्स कम करूंगा। तो ये जो सेंस ऑफ कंट्रोल की वजह से जो कि ऑन द अदर एंड विक्टिम वो कॉन्स्टेंटली जो है खौफ ज़्यादा रहता है। और इसके बाद जो कि ना विक्टिम के जहन में अगर वो इस पहली स्टेज से गुजर जाता है तो दूसरी स्टेज शुरू हो जाती है जिसमें ना उसको कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाती है। क्या जो कि मेरा इसके साथ जो मुझे तंग कर रहा है या तरह तरह से
बातें बना रहा है या मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये वाकई गलत है? क्या मैं कोई ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही? क्या मेरा फ्यूचर तो नहीं दाव पे लग रहा? तो ये कॉन्स्टेंटली उसके दिमाग में ये चीज को ना कॉन्स्टेंटली नैगिंग करना शुरू कर देती है। और एट द सेम टाइम ऑन जो हरासर है उस वक्त वो क्या सोच रहा होता है, वो अपने बिहेवियर को जो है ना कि छोटे से छोटा बना के पेश करता है। यार ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो उससे बस फ्रेंडली हो रहा हूँ, 2 मार्क्स ज्यादा दे दूंगा, इसके बदले ये कर लूंगा। तो वो जो उसकी रॉन्ग डूइंग होती है वो जस्टिफाई कर रहा होता है। अब ये जो कंफ्यूजन स्टेज है ना, या तो इससे जो स्टूडेंट्स है वो रिवर्स कर जाएगा, उसको फियर नहीं होगा, लोगों से उसको सपोर्ट मिल जाएगी और जो है वो आगे जो कि उसके खिलाफ रिएक्शन करेगा या कहेगा ठीक है भाई तुमने मेरे मार्क्स कम करने कर लो लेकिन कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। लेकिन कि अगर वो इसी स्टेज में रहे तो ये इसको एंग्जाइटी आना शुरू होती है। हरासर जब वो अपने विक्टिम को जो है ना वो बेचैनी और इस्तराब में देखता है ना, तो इनके जहन में एक पावर आती है, पावर की फीलिंग होती है, वो फिर इनको और ज्यादा कॉन्फिडेंस दे देती है। जैसे इनको कॉन्फिडेंस देती है भाई मुझे तो कोई उसने रेजिस्ट ही नहीं किया, ठीक हो गया, अब तो कोई मसला नहीं, अब तो सब कुछ ठीक है, अब मैं इसको ऐसे ही डील करूंगा। तो इसके बाद जो है स्टेज 4 पे चीजें चली जाती है। स्टेज 4 होती है कि ओवर थिंकिंग की स्टेज, जिसमें जो कि विक्टिम है उसकी ज़हनी कैफियत ये होती है कि अब तो अगर मेरी बात बाहर निकल गई तो क्या होगा, अगर किसी को पता चल गया क्या होगा, मेरे वालिदैन क्या सोचेंगे, इससे तो मेरी इज्जत जो है सारी मजरू हो जाएगी। और हमारी सोसाइटी जैसी है, इसमें जो होता है कि इंसान की जितनी भी इज्जत है वो सारी की सारी लोगों की परसेप्शन से जुड़ी हुई होती है। तो अब लोगों की परसेप्शन की वजह से वो विक्टिम कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग स्टेज में रहता है। और जब विक्टिम इतनी इस्तराब वाली सोच से गुजर रहा होता है, उसका जो हरासर है ना वो सिंप्लीफाइड थिंकिंग में होता है, कि कॉन्फिडेंट में होता है, सिंप्लीफाइड में थिंकिंग होता है। अब तो मुझे कुछ नहीं होगा, अब तो इसको मैं कंट्रोल करूंगा, इससे मैं जो चाहूंगा वो करवाऊंगा। तो उसकी ये वाली सोच होती है हरासर की। अब हरासर इस स्टेज पे पहुंच गया, विक्टिम बेचारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना नेक्स्ट स्टेज पे वो जाना शुरू कर देता है। और नेक्स्ट ये स्टेज होती है कि जो अपने आप को इंटरनली है ना, फिर वो अपने आप को वो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये मेरी ही गलती थी जिसकी वजह से मैंने इसके साथ तो अलग काम किया है, और वो हरासर को देखना शुरू कर देते हैं कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, मे बी मैंने कोई गलती की है जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो विक्टिम जो है ना इस वक्त वो सोच रहा होता है कि ये मेरी गलती है, लेकिन के ऑन द अदर हैंड जो कि हरासर होता है वो खुद को इंटाइटल फील करना शुरू करता है, कहता है कि अब तो ये मेरे कंट्रोल में है, इसको मैं कंट्रोल करके अपने आप को ना कि फील करूंगा कि मुझे अब इस पे हर तरह का हक हासिल हो गया है। तो एक तरफ विक्टिम बेचारा इतनी बुरी मेंटल स्टेट से गुजर रहा होता है और दूसरी तरफ वो मजे वाली स्टेज में चले जाता है, मुझे मेरा अब इस पर पूरा हक है, इसको अब मैं जैसे चाहूंगा वैसे कंट्रोल करूंगा, जो मैं चाहूंगा इसके साथ वो करूंगा। अब जब वो ये करना शुरू करता है ना, फिर उसका जो रवैया होता है ना हरासर का अपने विक्टिम की तरफ, वो बहुत रूड हो जाता है, उसको वो बहुत हकीर देखना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तो मेरे पास एक सिर्फ सिंपली खिलौना है, इसके साथ जैसे खेलूं, जो भी करूं, वीडियो बनाऊं, जो मर्जी करूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो अपने बिहेवियर को जस्टिफाई कर लेता है। लेकिन कि जब विक्टिम बेचारा इतनी सख्त किस्म की सिचुएशन से गुजर रहा होता है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ना के लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है, लोगों को अपनी बातें बताना छोड़ देता है, लोगों से शेयर करना चीजें छोड़ देता है। तो जब विक्टिम लोगों से दूर हो रहा, वो अकेला रह गया, तो जो हरासर है ना वो अपनी नेक्स्ट स्टेज पे चले जाता है। वो फिर इसको मैंने इतना पुश किया ना, अब इससे मैं और काम निकलवाऊंगा, ये बिल्कुल अकेली रह गई है, अकेला रह गया, इसको अब मैं जैसे चाहूंगा वैसे इस्तेमाल करूंगा। जो विक्टिम बेचारा अकेला रह गया है और जो हरासर है वो खुद को समझता है कि मैं तो बहुत ही जो है मेरे पास तो बहुत ही सिक्योरिटी आ गया, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता किसी भी तरह से, अब तो ये मेरे कंप्लीटली तौर पर काबू में है, इसको जब चाहूं मैं छोड़ूं, जो चाहूं इसके साथ मैं करूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो कि विक्टिम बेचारी है उसका जो है फिर लॉस ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कि वो कहेगी कि भाई मुझे किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिली, किसी को बताऊंगी भी कुछ नहीं होगा, क्या करूं अब मैं। तो एक मेंटल कॉन्स्टेंटली इज़्तिराब में वो जाना शुरू हो जाती है और जो हरासर है उसका कंट्रोल और ज्यादा मजबूत से मजबूत होता जा रहा है। अब वो इस स्टेज पर हरासर को ऑलमोस्ट जो है ना कि विक्टिम पे पूरी तरह कंट्रोल आ जाता है और वो ये समझता है कि मैं जो कह रहा हूं विक्टिम जो है ना वो ही करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो विक्टिम बेचारा ये होता है कि
वो एक इतने सख्त मेंटल इस्तिराब में होता है कि वो कहता है मैं इससे जान कैसे छुड़वाऊं, किसी को बताऊं कैसे। तो वो जो कि कंप्लीटली उसकी दिमाग के साथ इंटरनल जो है ना कि वो आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई चल रही होती है, जिसकी वजह से वो इमोशनली तौर पर एग्जॉस्ट हो जाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस जो है ना वो उसकी जो कि सोचने समझने की सलाहियत है, जिसको हम कहते हैं कॉग्निशन जो है ना कि वो उसकी नैरो डाउन होना शुरू हो जाती है। जब किसी भी कॉग्निशन इतनी ज्यादा नैरो डाउन हो जाती है ना तो फिर उसको और कुछ नहीं दिखाई देता, उसको यही दिखाई देता है कि मेरे पास अब जो है ना कोई भी सेफ ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई सेफ ऑप्शन नहीं है। जैसे ही फिर कॉग्निशन नैरो होती है, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी तरफ हरासर ये सोच रहा था मैं तो इसको जारी रखूंगा, इस बिहेवियर को, इसकी औकात क्या है कि ये इससे अब मेरे हाथ से निकल जाए। अगर वो उसको अपने हाथ से निकलने के लिए, क्योंकि उसको उतना ज्यादा कंट्रोल करने की आदत हो जाती है कि अगर विक्टिम वॉइस रेस करता है ना तो उसको इतनी तकलीफ होती है कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए शुरू हो जाता है जो हरासर है। लेकिन फिर जैसे ही विक्टिम बेचारे की ये होती है कि कॉग्निशन नैरो हो जाती है, फिर उसके बाद और कोई चॉइस नहीं रहती। तो सम टाइम जैसे हमने इस अनफॉर्चुनेट चीज में देखा कि जी बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब।